तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इमरजेंसी हम सभी जानते हैं, इस देश में जब इमरजेंसी लगा और उसके बाद क्या कुछ हुआ, आज भी उसकी बहुत सारी यादें। और इस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी कहानियों ने जन्म लिया, बहुत सारी कहानियाँ सामने आईं, अलग अलग तरह के जुल्म के, टॉर्चर के, सारी चीज़ें। उस वक्त एक जो अधिकार थे जनता के, वो छीन लिए गए थे इमरजेंसी में। यहाँ तक कि मीडिया हाउसेस वो भी इसका शिकार बनी, अदालतों तक पे इसका असर रहा। हर जगह से एक तरह से आपकी आज़ादी छिन गई। और 1975 के इस इमरजेंसी ने पहली बार, लोग कहते हैं, कि एहसास दिलाया कि आज़ादी किस चिड़िया का नाम है। और जब आपसे आज़ादी आपकी छीन ली जाए, बोलने की, रहने की, खाने की, उठने की, बैठने की, घूमने की, अपने मर्ज़ी से जीने की, तो फिर क्या फ़र्क होता है। और इसका एहसास हुआ इस इमरजेंसी में। इस इमरजेंसी ने बहुत सारी कहानियाँ पैदा की, कई कहानियाँ हम लोगों ने सुनी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो अनसुनी रह गई। हालांकि ये जो आज कहानी मैं लेकर आया हूँ, ये अनसुनी है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि इस कहानी ने एक साथ कई चीज़ें की। ये वो कहानी है जिसने इमरजेंसी के बाद एक चीफ मिनिस्टर की एक तरह से बलि ली, इस्तीफ़ा देना पड़ा उन्हें। ये वो कहानी है जिसने हिंदुस्तान की पुलिस पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए। ये वो कहानी है जिसमें एक माँ सालों इस उम्मीद पे जीती रही कि उसका बेटा उससे मिलने आएगा, और उसे ये भरोसा था कि उसका बेटा ज़िंदा है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। और बिना सच जाने वो इस दुनिया से चली गई। ये वो कहानी है जिसमें एक बाप सब कुछ जानने के बावजूद सालों घर पे बैठा खाना बनाता और 2 थाली लगाता, एक अपने लिए और अपने एक उस बेटे के लिए, जिसके बारे में उसे मालूम था कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। ये वो कहानी है जिसमें एक बहन ने, जब उसका बेटा पैदा हुआ, तो अपने भाई की याद में अपने उस बेटे का नाम अपने भाई के ऊपर रखा। ये वो कहानी है जिसने संसद तक में इसकी आवाज़ गूंजी, मीडिया ने एक मुहिम चलाई, लोग साथ आए, उपवास रखे गए, लेकिन आखिर में अंजाम क्या हुआ, आखिर में सिला क्या हुआ। आज की कहानी हमारी क्राइम तक फैमिली के एक मेंबर हैं रोशन, जो दुबई में रहते हैं। उन्होंने कई दिनों से ये फरमाइश की। तो रोशन, थैंक यू वेरी मच इस कहानी को ये कहने के लिए कि सुनाऊं। आज की कहानी केरल की है, केरल के एक स्टूडेंट की है जिसका नाम है पी राजन, बल्कि था, पर था नहीं कहूँगा, है, क्योंकि आज भी केरल में बहुत सारे लोगों के दिलों में वो जिंदा है। एक स्टूडेंट जो नहायत टैलेंटेड, जो न सिर्फ स्कॉलर था बल्कि एक अच्छा स्टेज का कलाकार था, रेडियो का सिंगर था, एक्टर था, और साथ में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट। पी राजन, जिसके पिता इचारा वॉरियर हिंदी के प्रोफेसर थे। साउथ में, केरल में हिंदी के एक प्रोफेसर अपने आप में बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि वहाँ आप लैंग्वेज समझते हैं कि हिंदी बहुत बोली नहीं जाती। तो ये कहानी इमरजेंसी के दौरान जन्मी। पी राजन कालीकट के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। 1976 का साल आ चुका था, इमरजेंसी देश में लागू थी, 75 में लग चुकी। और उस इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे अधिकार लोगों के छीन लिए गए थे, बहुत सारे विरोध भी उठ रहे थे, विरोधियों को जेल भेजा जा रहा था। और इसी दौरान कालीकट में, उस वक्त केरल में थोड़ा सा नक्सल का उरूज, नक्सल एक तरह से बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो नक्सली कई हमले कर रहे थे और इस इमरजेंसी का विरोध भी था उसमें शामिल। तो कालीकट के पास नक्सल के एक गुट ने पुलिस टीम पे हमला किया और पुलिस के हथियार लूट कर ले गए। बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। जांच के दौरान पुलिस को एक नाम पता चला कि इस हमले में एक लड़का भी शामिल है जिसका नाम है राजन। इसके बाद पुलिस ने उस पूरे इलाके में जितने भी राजन नाम के लड़के थे, उन सबको उठाना शुरू कर दिया। और इसी सिलसिले में बारी आती है इसी कालीकट इंजीनियरिंग कॉलेज के एक स्टूडेंट, जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, पी राजन। 1 मार्च 1976, 1 मार्च 1976 की सुबह पी राजन अपने हॉस्टल में था। सुबह सुबह पुलिस की टीम वहाँ धमकती है सादी वर्दी में, और हॉस्टल से 2 लड़कों को ले जाती है।
एक का नाम था पी राजन और दूसरे का नाम था एंथोनी। इसके बाद इन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। पी राजन ने इससे पहले अपने घर पे एक लेटर लिखा और कहा कि वो अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं तो वो घर आएगा। ये लेटर राजन के पिता वॉरियर को मिला, बट ये लेटर का जिक्र उन्होंने अभी घर पे नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले ही उनके बेटे की गुमशुदगी उन तक आ गई। कुछ साथियों ने बताया कि ऐसे ऐसे 1 मार्च की सुबह शादी वर्दी में कुछ लोग आए थे। कन्फ्यूज़न ये था कि वो पुलिस वाले थे या क्या थे, कोई दावे से कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन खबर मिली, वॉरियर साहब भाग कर आए हॉस्टल, पता करने की कोशिश की, अपने बेटे को इधर उधर ढूंढा, पुलिस स्टेशन गए, चक्कर काटे, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ 2-3 लड़कों ने एक बताया कि सुबह जब पुलिस आई थी शादी वर्दी में, वो पुलिस वाले ही थे, क्योंकि उनमें से एक पुलिस वाले को वो जानता है। वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक पुलिस का कैंप है और वहाँ पर ले गए और वहाँ उसे बहुत टॉर्चर किया। उसे लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर उसके ऊपर जो डंडे से रोल किया जाता है पूरे बॉडी पर, वो किया, मारा, लेकिन पुख्ता जानकारी कोई नहीं मिली। बुजुर्ग बाप दर दर भटकता रहा अपने बेटे की खोज खबर के लिए, कहीं से खबर नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सत्ता के दरवाजे खटखटाए। कांग्रेस के दिग्गज नेता के करुणाकरन उस वक्त केरल के होम मिनिस्टर थे और इत्तेफाक से के करुणाकरन की जो सीट थी विधानसभा की, वो माला इलाका था, जहाँ से पी राजन का भी इलाका था। तो के करुणाकरन के पास गए, होम मिनिस्टर थे। के करुणाकरन ने उनको तसल्ली दी, कहा पता करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बेटे को मर्डर के चार्ज में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस बीच में कम से कम मिलने का ये फ़ायदा हुआ कि जो दूसरा दोस्त था उसका एंथोनी, उसको के करुणाकरन के कहने पर छोड़ दिया गया, लेकिन पी राजन का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ से एक लड़ाई शुरू होती है राजन के पिता की अपने बेटे की तलाश के लिए। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जो उन्होंने न खटखटाया। छोटे से लेकर बड़े पुलिस अफसर, सरकार में बैठे हुए छोटे से लेकर बड़े मंत्री, यहाँ तक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, लेकिन हर जगह से मायूसी हाथ लगी। दिल्ली तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, राष्ट्रपति को लेटर लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, जितने एमपी उनके नाम खुला खत लिखा, बाकायदा वहाँ पे उनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग उपवास पे बैठे, प्ले कार्ड, पोस्टर छपवाए उन्होंने, जगह जगह बंटवाए कि कोई मेरे बेटे को ढूंढ सके या कोई सुराग हो तो बताए, पर कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त बीता, 2 साल के बाद देश से इमरजेंसी हटा ली गई। इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव होता है और यूडीपी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की, यूडीएफ बल्कि, केरल में सरकार बनती है और जो होम मिनिस्टर के करुणाकरन थे, अब वो केरल के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। सरकार बदली, इमरजेंसी खत्म, तो आज़ादी भी बहाल, मीडिया भी जागरूक, अदालत भी अपना काम करने लगी। अब पी राजन का केस सुर्खियों में आना शुरू होता है, क्योंकि इमरजेंसी हटा ली गई थी। पी राजन की गुमशुदगी, पी राजन के केस को मीडिया में बाकायदा अब प्रमुखता से छापी जाती है, दिखाया जाता है। नेता आवाज़ उठाते हैं, विरोधी दल इसको लेके आवाज़ उठाते हैं, मामला विधानसभा में गूंजता है। तब विधानसभा में पहली बार के करुणाकरन बयान देते हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पर कहते हैं कि उन्हें पुलिस ने अब तक गुमराह किया, कहाँ है राजन उन्हें कुछ मालूम नहीं और पुलिस कस्टडी में नहीं है। लेकिन अब होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बयान दिया था कि तुम्हारे बेटे को पुलिस ने पकड़ रखा है मर्डर के चार्ज में। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बयान बदलते हैं और कहते हैं कि स्टेट पुलिस को ये मालूम ही नहीं कि राजन कहाँ है, लेकिन स्टेट पुलिस की कस्टडी में नहीं है। ये बात बड़ी अजीब होती है, लोगों का गुस्सा फूटता है। पिता लगातार दर दर के ठोकर खा रहे हैं, बेटे का पता नहीं चल रहा है। इसी बीच मामला अदालत में पहुंचता है। अदालत में जाने के बाद, सारी सुनवाई के बाद, अदालत स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट के पुलिस मुखिया को हुक्म देती है कि वो इतने दिन के अंदर अंदर, शायद 23 अप्रैल 1977, राजन के बारे में जानकारी दे और राजन को कोर्ट में पेश करे। ये अदालत वहाँ की पुलिस को हुक्म देती है कि पी राजन जो गुम है 1 मार्च 1976 से, उसे अदालत के सामने लाकर पेश किया जाए और 23 अप्रैल की तारीख फिक्स की जाती है राजन की पेशी के लिए। सरकार में हड़कंप मच जाता है।
होम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर जो बने बाद में करुणाकरण, वो भी अब पुलिस वालों के आगे पीछे की पता करो कहाँ है क्या है, पुलिस वालों से पूछताछ होती है। सब राजन के बारे में अलग अलग बयान दे रहे हैं। तारीख आती है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को कोर्ट में पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है, अदालत को बताया जाता है कि राजन इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने उसे उठाया था और टॉर्चर के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पहली बार स्टेट पुलिस ने कोर्ट में राजन के बारे में सच्चाई बताई। जब ये सच्चाई कोर्ट के सामने आई तो फिर हर तरफ हड़कंप मच गया। अदालत ने के करुणाकरण को तलब किया और कहा कि आपने गलत बयानी की। और के करुणाकरण तब मुख्यमंत्री बन चुके थे। क्या आपने पहले कहा कि मर्डर के चार्ज में पुलिस ने कस्टडी में ले रखा है, वो अंदर है। फिर आपने कहा कि आपको पुलिस ने गुमराह किया, आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में नहीं है। अब पुलिस ये कह रही है कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से वो मारा गया। तो कोर्ट को गुमराह करने, कोर्ट में गलत बयान देने के आप दोषी पाए जाते हैं। और कोर्ट के इस फैसले की वजह से के करुणाकरण को केरल के मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा और वो हट गए। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। बाद में फिर इसकी जांच हुई तो पता चला कि जब नक्सल अटैक हुआ उसके बाद किसी शख्स ने कहा था कि इस अटैक में एक राजन नाम का भी कोई शख्स शामिल है। तो पुलिस ने उस इलाके से पूरे 5 राजन नाम के लड़कों को उठाया था। उनमें से एक राजन इस हॉस्टल में था, पी राजन, जो वॉरियर का बेटा था। पुलिस ने सिर्फ इस शक पर कि ये राजन ही है उसको उठा कर ले गई और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया 2 दिन तक। वो पुलिस की इस बेरहमी और टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उसकी बॉडी को इधर उधर कहीं ठिकाने लगा दिया, उसकी लाश भी नहीं मिली। इस कहानी का सबसे अजीब और अफसोसनाक पहलू यह है कि पी राजन के पिता ने अपनी पत्नी से लास्ट तक नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। उस खत को जो उसने कहा था कि मैं घर आ रहा हूँ छुट्टियों में, उस खत को भी उन्होंने छुपाया। उन्होंने कहा कि मैं अगर बता देता तो मेरी पत्नी यही कहती कि अब तो छुट्टी हो गई है, उसको लेकर आओ, और तुम लेकर अगर मैं नहीं जाता घर तो मेरे सामने बड़ी अजीब स्थिति होती। तो मैंने इसलिए झूठ बोला। लेकिन बेटे की जुदाई ने धीरे धीरे माँ को बीमार कर दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब माँ गुजर गई, बिना बेटे से मिले हुए और बिना ये सच्चाई जाने कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, बल्कि कई साल पहले पुलिस के हाथों मारा जा चुका है। पिता ने आखिरी वक्त तक ये सच्चाई अपनी पत्नी को नहीं बताई, क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये सच्चाई बता देते कि तुम्हारे जवान बेटे की मौत हो चुकी है तो शायद वो वक्त से पहले मर जाती। पी राजन की बहन बड़ी हुई। इधर सरकार ने फिर अपनी बेशर्मी और उसको छुपाने के लिए कोर्ट के आदेश पर 60 लाख रुपए पी राजन के पिता को दिए मुआवजा के तौर पर। पी राजन ने वो पैसे अपने लिए नहीं रखे। उन्होंने वो 60 लाख कालीकट के एक सरकारी हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड बनाया राजन के नाम पर, और वो 60 लाख रुपए उस वार्ड के नाम कर दिए कि ये वार्ड बनाओ मेरे बेटे के नाम पर। जिस स्टेट की सरकार ने उनके बेटे के साथ ये सब कुछ किया, उसी स्टेट की सरकार के लिए उन्होंने वो सारे पैसे वापस कर दिए और वो वार्ड बनाया हॉस्पिटल में। उनकी बहन जो बड़ी हुई, बाद में शादी हुई, जब उनका बेटा हुआ तो बहन ने अपने बेटे का नाम पी राजन ही रखा, अपने भाई की याद में। इस दौरान में पत्नी की मौत के बाद बेटे की लाश मिली नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों पिता को एक उम्मीद थी, शायद पुलिस की बात झूठी निकले, बेटा किसी दिन जिंदा लौट आए। ऐसा हुआ नहीं। वो डेली खाना बनाते और 2 थाली सजाते, एक अपने लिए एक बेटे के लिए। राह तकते, इंतज़ार करते, खाना खाते, फिर सो जाते, फिर अगले दिन वैसे ही थाली सजाते, फिर खाना बनाते, फिर इंतज़ार करते। सालों बीत गए, बेटा पहले ही मर चुका था, आना भी नहीं था, आया भी नहीं। लेकिन ये केस आज भी एक सरकार की बेरहमी, एक पुलिस की दरिंदगी और किस तरीके से सिस्टम एक इंसानी पहलू को नज़रअंदाज करती है, उसकी मिसाल है। ये केस केरल में आज भी सभी जानते हैं। इस पर फिल्म भी बनी, इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। पी राजन एक नौजवान, एक लड़का, नहायत टैलेंटेड, जो सिर्फ इस वजह से मारा गया क्योंकि पुलिस को एक राजन नाम के लड़के की तलाश थी और हर राजन में उसे वही राजन दिखाई दे रहा था जिन्होंने नक्सली हमला किया था, और इस वजह से एक बेकसूर मारा गया।
तो आज की कहानी में इतना ही। किसी नई कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।